नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सृष्टि गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल शिक्षा मंत्र में। दोस्तों, हम डिस्कस करते 6th क्लास की हिस्ट्री का 3rd चैप्टर इन द अर्लीस्ट सिटीज़। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम इस चैप्टर को आज आगे पढ़ेंगे। आप प्लीज़ अपनी बुक को अपने सामने खोल के रखें और मेरे साथ इस चैप्टर को रीड करें। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था हड़प्पन सिटी के बारे में, किस तरीके से उसको खोजा गया था 80 साल पहले और 4700 ईयर्स अगो पहले ये बनी थी, और किस तरीके से रेलवे ट्रैक्स को बनाने के लिए हमने इसकी कई बिल्डिंग्स के ब्रिक्स को निकाल लिया था। फिर इससे आगे हमने डिस्कस किया था स्पेशल सिटीज़, हमने जहाँ पर हमने मोहेंजोदारो, लोथल, कालीबंगन, मोहेंजोदारो अगेन, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। ओके, हमने देखा था कि किस तरीके से वो वॉल्स को बनाते थे। हमने द ग्रेट बाथ के बारे में डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि वहाँ के हाउसेस, ड्रेन, स्ट्रीट्स कैसी हैं। ठीक है, अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं लाइफ इन द सिटी। अब हम यहाँ से अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे। आप प्लीज़ अपनी बुक्स को अपने सामने रखें और मेरे साथ इस चैप्टर को पढ़ें। लेट्स स्टार्ट। लाइफ इन द सिटी। हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस। देखिए, हड़प्पन सिटी सबसे ज़्यादा बिजी स्टेट प्लेस मानी जाती थी, यानी कि यहाँ पर लोगों का आना जाना या यहाँ पर काम काज सबसे ज़्यादा मात्रा में किया जाता था। देयर वर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी, यानी कि वहाँ पर कुछ ऐसे लोगों को काम दिया जाता था। देयर वर पीपल हु प्लान्ड, यानी कि कुछ स्पेशल लोगों को ये काम दिया जाता था कि वो स्पेशल बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन पे का काम करेंगे। नाउ दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स, और इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो रूलर्स होंगे। ऑब्वियसली आज हमारी स्टेट में कौन सी बिल्डिंग कहाँ बननी है, ये या तो प्राइवेटली डिसाइड की जाती है या फिर गवर्नमेंट डिसाइड करती है। सो उस टाइम में द गवर्नमेंट वॉज द रूलर, सो द रूलर विल डिसाइड कि कौन सी सिटी में कौन सी स्पेशल कंस्ट्रक्शन होनी है और वो कौन बनाएगा। It is likely to get that the ruler sent people to distant lands to get metal, precious stones and other things that they wanted। और इन सब चीज़ों से हमें ये भी पता चलता है कि जो रूलर्स होते थे वो कुछ लोगों को बाहर भेजा करते थे। बाहर यानी कि जैसे अगर हड़प्पन का कोई रूलर है तो वो उसको काफ़ी दूर दूर जगहों पर अपने लोगों को भेजेगा और उनसे डिमांड करेगा कि वो वहाँ से मेटल, प्रेशियस स्टोन्स और ऐसी चीज़ें, नायाब चीज़ें लेके आए जो वो अपने एरिया में डेकोरेशन पीस के लिए या फिर अपनी कलेक्शन में इनकॉर्पोरेट कर सकें। सो दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर और ब्यूटिफुल बीड्स फॉर देमसेल्व्स। और ये भी माना गया कि ऐसा हो सकता है कि एक राजा जो वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स हो उन्हें सिर्फ अपने लिए रख ले, जैसे कि गोल्ड हो या कोई सिल्वर है या कोई बहुत ही खूबसूरत कोई नायाब बीड आई है, या फिर वो उन सब चीज़ों को अपने लिए रख ले, ना कि प्रजा में बांटने के लिए। एंड देयर वर स्क्राइब्स, पीपल who knew how to write, who helped prepare the seals and perhaps wrote on other materials that have not survived. Now what are these scribes? एंड देयर वर स्क्राइब्स पीपल हु न्यू, यानी कि स्क्राइब्स उन लोगों को कहा जाता था जो लिखना जानते थे, जिनको पढ़ना लिखना आता था, जिनका काम होता था जो सील्स बनाते थे। सील्स यानी कि अगर मान लीजिए कोई लेटर है और मैं इस लेटर पे लिख दूं कि इधर मेरे को एक बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा मुझे दे दिया गया है, मैंने यहाँ लिख दिया, लेकिन इसको कोई कैसे मानेगा कि ये ऑथराइज्ड है? ये तो कोई भी बना सकता है। तो राजा की एक पर्सनल सील होती थी, जब तक उसके ऊपर वो मोहर ना लग जाए, वो सील ना लग जाए, तब तक पता नहीं चलता था कि ऑथेंटिक पेपर भी है या नहीं। तो ऐसे काम को तैयार करने के लिए स्क्राइब्स होते थे। ओके, एंड परहैप्स रोट ऑन अदर मटेरियल्स दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड, यानी कि हो सकता है कि उन्होंने ऐसे अलग अलग मटेरियल्स पे लिखना शुरू किया हो जो आज के टाइम में तक सर्वाइव नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ये हम बात कर रहे हैं 4700 ईयर्स अगो की। ठीक है, 4700 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो उस समय में लिखी हुई पेजेस या पाम लीव्स आज के टाइम में सर्वाइव नहीं कर पाई होंगी, इसीलिए हम सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं।
Besides, there were men and women, craft persons making all kinds of things either in their homes or in special workshops. अब ये चीज़ भी हमें मिली है कि क्राफ्ट्स पर्सन भी होंगे. अगर हमें क्राफ्ट मिल रहा है, अगर हमें वहाँ पॉटरी मिल रही है, हमें अलग तरह के ऑर्नामेंट्स मिल रहे हैं, अलग तरह के पॉट्स मिल रहे हैं, अलग तरह के कपड़े मिल रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे क्राफ्ट्स पर्सन थे. और ये क्राफ्ट्स पर्सन जो हैं वो मेन भी हो सकते थे, विमेन भी हो सकती थी, जो हर तरह की चीज़ें बनाते थे. और हो सकता है वो अपने घर में भी बनाते हो, और हो सकता है कोई स्पेशल वर्कशॉप भी वहाँ पे उस टाइम में कंस्ट्रक्ट करी गई हो कि जी यहाँ पे ही बनाना है. जैसे आज के टाइम में हमारे पास फैक्ट्रीज होती हैं, हो सकता है उस टाइम में भी ऐसी कोई वर्कशॉप्स हों. People were traveling to distant lands or returning with raw materials and perhaps stories. ठीक है. और ऐसा होता था कि लोग ट्रैवल करते थे, एक बहुत दूर दराज जाते थे, वहाँ से लौट के आते थे, और लौट के आने के बाद वो कई रॉ मटेरियल्स और कई तरह की नायाब कहानियाँ अपने साथ लेकर ज़रूर लौटते थे. सो मेनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दीज. काफ़ी टेराकोटा टॉयज मिले हैं हमें. टेराकोटा टॉयज, कुछ इस तरह के टॉयज हमें वहाँ पे मिले हैं, यानी कि इस तरह की नकाशियाँ, इस तरह का क्राफ्ट भी उस टाइम में किया जाता था. बच्चों के खेलने के लिए कई टेराकोटा टॉयज बनाए गए थे. आप यहाँ पे देखिए, अ स्ट्रीट इन मोहेंजोदारो विद अ ड्रेन. ये आप एक स्ट्रीट देख रहे हैं, आपकी बुक में एक पिक्चर दी हुई है. देखिए ये कितनी कितनी सिमेट्रिकली एक स्ट्रीट बनाई गई है, और कितनी सिमेट्रिकली उसके साइड में से ड्रेनेज सिस्टम दिया हुआ है. देख रहे हैं आप, यहाँ से कवर्ड है और यहाँ से ये ओपन है, सो दैट कभी ब्लॉकेज हो तो दे कैन ईजिली क्लीन दिस ऑल अप. ओके. एंड अबव इज़ अ वेल. ये एक वेल है. वेल में भी आप खासियत देख सकते हैं कि प्रॉपरली उसको उन्होंने ब्रिक्स के साथ कवर्ड किया है. ऐसे ही नहीं सिर्फ खोद के छोड़ दिया, एक प्रॉपर उसकी बाउंड्रीज उन्होंने बनाई है, और उसके साथ ही में अलग से सामने आप देख सकते हैं इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ उनकी वॉल्स बनी हुई थी. Then far left a Harappan seal. The seal on the top of the seal that are part of the script. This is the earliest form of writing known in the subcontinent. See, ये एक तरह की सील है. ये सील है, ये जो आप एक फिगर देख रहे हैं यहाँ पे बनी हुई, ये सील है. और जो ऊपर लिखा गया है ये उस समय की लैंग्वेज है. ओके. उस समय में इसी तरह की लैंग्वेज यूज़ की जाती थी पढ़ने और लिखने के लिए, और ये एक सील है जिससे हमें पता चलता था कि these papers are very much authenticated. यहाँ पर आप देख सकते हैं these are the terracotta toys. ठीक है, ये terracotta toys हैं. यहाँ पे लिखा है scholars have tried to read these signs but we still do not have exactly what they mean. Obviously आप इसको कुछ इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट, लेकिन पूरी तरीके से इसको डिसिफर करने में अभी तक हम कामयाब नहीं हुए हैं. ओके. आगे बढ़ते हैं. नाउ न्यू क्राफ्ट इन द सिटी. नए तरीके का क्राफ्ट, किस तरह का क्राफ्ट आया था. लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन द हरप्पन सिटी. मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड अप ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल, इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड एंड सिल्वर. सो आप समझ सकते हैं उस टाइम में आर्कियोलॉजिस्ट को क्या क्या मिला है. स्टोन से बनी हुई चीज़ें मिली है, जो कि हमें पैलियोलिथिक में भी मिली, मेसोलिथिक में भी मिली थी. शेल्स मिले हैं. शेल्स आप देखते हैं ना, जिन्हें हम सिप्पी भी कहते हैं, शेल्स. और हमें मेटल्स भी मिले हैं. अब मेटल्स के अंदर अगर हम बात करें तो हमें कॉपर मिला है, ब्रॉन्ज मिला है, गोल्ड एंड सिल्वर मिला है. तो इन सब चीज़ों से भी उस टाइम में क्राफ्ट किया जाता. सो दे वर वेरी एडवांस्ड. कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज्ड टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स. ठीक है, कॉपर और ब्रॉन्ज का वो किस चीज़ में इस्तेमाल करते थे. टूल्स बनाने में वो इस्तेमाल करते थे, वेपन्स, हथियार बनाने में, ऑर्नामेंट्स बनाने में, वेसल्स बनाने में वो इस्तेमाल किया करते थे. गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक द ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स. और गोल्ड और सिल्वर का वो ऑर्नामेंट्स बनाते थे या फिर उनसे वेसल्स बनाते थे. तो इस तरह की चीज़ें उस समय में इस्तेमाल की जाती थी. और आप देख सकते हैं वो लोग इतने एडवांस थे कि वो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना जानते थे और बनाना भी जानते थे. Perhaps the most striking finds are those of the beads, weights and blades. यानी कि सबसे अच्छी, या आप कहेंगे उस समय में बड़ी हैरान कर देने वाली चीज़ें जो हमें मिली थी, वो बीड्स मिली थी, वेट्स मिले थे और ब्लेड्स मिले थे. ये देखिए, ये इस तरह के कुछ ब्लेड्स हमें उस टाइम में मिले, हमें बीड्स मिली. और वेट्स का मतलब होता है इस तरह का एक वेइंग मशीन, ताकि हमें पता हो कि अगर हमने 1 kg का ब्रॉन्ज लिया है तो उसके बराबर में रख के हम 1 kg ऑफ गेहूं को मेजर कर सकते हैं. सो उस तरह के वेट्स हमें उस टाइम में मिले थे. ये देखिए, ये बने हुए स्टोन वेट्स.
इस टाइप की चीज़ें भी हमें उस समय में मिली थी। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो लोग काफ़ी हद तक एडवांस थे। आज के कंपैरिजन में कई चीज़ें वहाँ पे उस समय में हमें सिमिलर देखी जा सकती है। टॉप पे आपको दिख रहा है स्टोन वेट, ओके, एंड दीज वर मेड ऑफ चर्ट्स, अ काइंड ऑफ स्टोन, एक चर्ट नाम के स्टोन से ये बनाई जाती थी। दीज वर प्रोबेबली यूज टू वे प्रेशियस स्टोन्स और मेटल्स, मैंने आपको बताया ये किसी भी चीज़ को वे करने के काम आता था। राइट के अंदर आप देख सकते हैं दीज आर द बीट्स, ओके, मैनी ऑफ दीज वर मेड अप ऑफ carnelian, a beautiful red stone. The stone was cut, shaped, polished, and finally a hole was bored through a center so that the string can be passed through it. अब आप देखिए यहाँ पर पहले वो लोग क्या करते थे, एक कार्लियन ब्यूटिफुल रेड स्टोन को, एक रेड स्टोन लेते थे, उसको खूब अच्छे से कट करके एक अच्छा शेप देते थे, फिर उसको अच्छे से पॉलिश करते थे, फिर उसमें एक होल बनाते थे ताकि उसमें से थ्रेड को निकाला जा सके, और फिर इस तरीके की ऑर्नामेंट्स को बनाया जाता था. सो यू कुड सी हाउ फाइन दे वर and how much interest they paid to all these things. They were not living like a hunting gatherers or herding or farming. No, they were doing in a very beautiful manner and in a very organized manner. देन आप यहाँ पे देखिए फार राइट, अ स्टोन ब्लेड, ये एक तरीके का स्टोन ब्लेड वहाँ पे हमें मिले हैं. ये ब्लेड्स आप सोच सकते हैं किसी भी काम आ सकते थे, किसी एनिमल की स्किन को रिमूव करने के, हेयर कटिंग में, और कपड़े को काटने में, और टूल्स बनाने में, इस तरह के ब्लेड्स का हम यूज़ कर सकते थे. ओके, बॉटम राइट वॉज द एम्ब्रॉयड्रीड क्लॉथ, ठीक है, and the stone statue of an important man found from Mohenjo-daro shows him wearing an embroidered garment. देखिए इस तरह की चीज़ें, ये एक हमें स्टोन का वो मिला है, पुतला मिला है, जिसे हम कहते हैं कि ये माना जाता है कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैन रहे होंगे उस टाइम में मोहेंजो-दारो के. और ये जो चीज़ें आप यहाँ पे एक फ्लावर्स बने देख रहे हैं, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह के कपड़े वो उस समय में पहना करते होंगे. एम्ब्रॉयड्री करे हुए कपड़े उनके पास उस समय में थे, तो दे नो हाउ टू डू एन एम्ब्रॉयड्री ऑन अ क्लोथ. सो इतनी मॉडर्नाइजेशन उस समय में उनके पास थी. द हरप्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन्स, और सील्स वो स्टोन से भी बनाया करते थे. दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर शेप में ये होती थी, ओके, एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम, और एक एनिमल उनके ऊपर बना हुआ होता था. जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा एक तरह के एनिमल फिगर यहाँ पे बनी होती थी, और एक रेक्टेंगुलर शेप में ये सील्स अवेलेबल होती थी. Now the Harappan also made pots with beautiful black designs. ये लोग pots भी बनाते थे जिनके ऊपर beautiful black color का डिज़ाइन होता था. ओके, देन आप नीचे आ जाए, यहाँ पे पढ़िए. कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन इन मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7,000 ईयर्स अगो. मेहरगढ़ में तकरीबन 7,000 साल पहले हम बात कर रहे हैं, कॉटन को ग्रो किया गया था. मेहरगढ़ अगर आपको याद होगा, हमने अपनी पिछली वीडियोस में पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, मेहरगढ़ वही जगह है जहाँ पर हमें बरियल्स भी मिले थे, जहाँ पर एक बिलीफ हमें मिला था कि दैट देयर इज़ अ लाइफ आफ्टर द डेथ, जहाँ पर हमें अलग अलग तरह के बरियल्स मिले थे. वहाँ पर हमने ये अंदाज़ा लगाया था कि वहाँ पर कॉटन बनना शुरू हो गया था. अब 7,000 साल पहले अगर कॉटन बन रहा है तो 4,700 ईयर्स अगो तो कॉटन का यूज़ बड़ी इजीली होने ही लग गया था. Actual pieces of cloth were found attached to the lid of the silver vase and the copper objects at Mohenjo-daro. यानी कि सिर्फ हम अंदाज़ा नहीं लगा रहे हैं, हमारे पास प्रूफ है कि एक्चुअल पीस ऑफ क्लॉथ यानी कि कपड़े का एक्चुअल कपड़े का पीस हमें मिले हैं मोहेंजो-दारो में, जो कि एक सिल्वर वास से अटैच किया गया था, यानी कि उसके ढक्कन से उसको अटैच जोड़ा गया था और उस कपड़े का इस्तेमाल वो करा करते थे ऑन सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, और कई कॉपर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी हमें एक्चुअल में कपड़ा मिला है. तो हम सिर्फ अंदाज़ा नहीं लगा रहे हैं कि वहाँ पे कपड़ा होता था या इस तरह की बुनाई नकाशियाँ वहाँ की जाती थी, उस समय में एक्चुअली होती थी, क्योंकि हमें प्रूफ उस चीज़ के मिले हैं. ओके, आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो हैव फाउंड स्पिंडल वोल्स, यानी कि स्पिंडल वोल्स मतलब कि उस आर्कियोलॉजिस्ट को ये वो टूल्स भी मिले हैं जिनसे वो शायद उस समय के अंदर बुनाई किया करते हो, नकाशी किया करते हो. ठीक है, वो चीज़ें भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं. तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, हमें एक्चुअल में एविडेंसेस मिले हैं, तभी हम ये बात कर रहे हैं. मेड ऑफ टेराकोटा एंड फ्यांस. नाउ दीज वर यूज्ड टू स्पिन द थ्रेड.
यानी कि हमें ऐसी चीज़ें भी मिली हैं जिससे हम थ्रेड को स्पिन करके और एक तरीके का कपड़ा बना सकें, ठीक है। सो ऐसी चीज़ों का उस समय में मिलने का मतलब यही है कि वो इन सब चीज़ों से काफ़ी हद तक वाकिफ़ थे और वो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना जानते थे। आप यहाँ आ जाइए, फाइन्स। Unlike the stone or shell there that are found naturally, fines is a material that is artificially produced. A gum was used to shape sand on powdered quartz into an object. ठीक है, तो अब आप समझें कि ये नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इट इज़ अ मैन मेड ऑब्जेक्ट जो हमें उस समय में मिला। ये गम से बनता है। गम को जब हम पाउडर्ड क्वार्ट्स के अंदर मिलाते हैं और उसको हम शेप देने के लिए, सैंड को शेप देने के लिए हम उसमें गम को मिला के और किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। द ऑब्जेक्ट्स वर देन ग्लेज्ड रिजल्टिंग इन अ शाइनी ग्लासी सरफेस। और फिर इसको ग्लेज्ड किया जाता था, जिसे फाइन पॉलिश किया जाता था। द कलर्स ऑफ द ग्लेज वर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन, ठीक है। दो ही कलर यूजुअली होते थे, ब्लू या फिर सी ग्रीन कलर के। Faience was used to make beads, bangles and earrings and tiny vessels. आप देख सकते हैं इससे हम beads भी बनाते थे, बैंगल्स भी होते थे, ईयरिंग्स बनाते थे, टाइनी वेसल्स। तो इस तरह की चीज़ें भी हम लोग उस समय में करते थे। हम सिर्फ नेचुरल चीज़ों को ही, हरप्पन सिटी वॉज नॉट यूजिंग, they were also making the man-made materials to make difference in their society. वो अलग अलग तरीके की चीज़ों को बनाने में, अलग अलग चीज़ों को इन्वेंट करने में अपनी सोसाइटी में मैन मेड चीज़ों को भी बनाया करते थे, सिर्फ नेचुरल चीज़ों पे ही डिपेंडेंट नहीं रहते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। मेनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। यानी कि कई चीज़ें हमें ऐसी मिली है जो हम कह ही नहीं सकते कि किसी स्पेशलिस्ट ने ना बनाई हो, क्योंकि इतनी खूबसूरती से और इतनी सफाई से उन्हें बनाया जाता था कि ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वो आम लोगों ने बना दी हो। देखिए, आज हम अगर एक मूर्त बनाएं तो उसकी खूबसूरती, उसमें इतनी बारीकियां हम नहीं दे पाएंगे जो एक स्पेशलिस्ट उसको बनाएगा। सो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हो सकता है उस समय में कुछ स्पेशलिस्ट लोग हों जो इन सब चीज़ों को बनाते हों। अ स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन हु इज ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, ठीक है ना। तो स्पेशलिस्ट कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो एक ही काम को करते हैं। आपने ये देखा होगा, अक्सर लोग प्रोफेशंस होते हैं ना। अगर कोई टीचर है तो वो पढ़ाने में परफेक्ट होते हैं, और फिर आपके स्कूल में सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं। दे कैन, हिस्ट्री टीचर कैन टीच यू अ हिस्ट्री, शी कैन नॉट टीच यू मैथ्स। ऐसा नहीं है उसे मैथ्स नहीं आता होगा, उन टीचर को मैथ्स भी आता होगा, लेकिन उनकी स्पेशलिटी है कि जितना बेहतरीन तरीके से वो हिस्ट्री पढ़ाएंगे उतने बेहतरीन तरीके से वो मैथ्स को नहीं पढ़ा पाएंगे। ओके, सो इसीलिए हम बोलते हैं स्पेशलिस्ट। तो स्पेशलिस्ट टू डू अ वर्क in a special manner or to do one kind of a work with a full purity. For example, cutting stone, polishing beads or carving seals. Now look at the illustration and see how well the face of the carved and how carefully the beads is shown, है ना। हमने जब पीछे अभी फोटोग्राफ्स देखी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुली तरीके से इनको बनाया गया है, कितनी सिमेट्रिकली उन्होंने बीड्स को बनाया है, और हर तरीके से कहीं पर भी आपको गलतियां नहीं मिल सकती हैं। आप यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरती से, आपने देखा उनकी नोज, आईज, ईयर्स। और हम कह सकते हैं अगर हमने उस समय में देखा नहीं, लेकिन हो सकता है ये एक्चुअल में सेम स्ट्रक्चर हो उन्हीं का, जिनको देख के ये पुतला बनाया गया है। सो बहुत स्पेशलिस्ट लोग होंगे ना जिन्होंने इतनी बारीकी के साथ कपड़े तक की नक्काशी उन्होंने उस स्टोन के ऊपर उतार दी, तो उनको ये काम आता होगा। दे वर द स्पेशलिस्ट। ओके, नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट। वो तो आज के टाइम में भी नहीं होता। हम नहीं कह सकते कि हर कोई स्पेशलिस्ट है। कुछ लोग स्पेशलिस्ट किसी काम में है, कोई किसी काम में स्पेशलिस्ट है, लेकिन हर इंसान हर काम में स्पेशलिस्ट है, ये तो आज भी नहीं होता, उस समय में भी नहीं होता था। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मेन वर स्पेशलिस्ट और ओनली वीमेन वर स्पेशलिस्ट। ये हमें नहीं मालूम है कि सिर्फ आदमी ही उस टाइम में स्पेशलिस्ट थे या औरतें भी स्पेशलिस्ट थी। वो भी उन्हीं उस काम को उतनी ही खूबसूरती से करती थी जितनी खूबसूरती से आदमी करते थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। अब अगर कोई चीज़ बनानी है तो हमें रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो रॉ मटेरियल आर सब्सटेंसेस दैट आर ईदर फाउंड नेचुरली such as wood or ores or metals or produced by farmers or herders, ठीक है। सो रॉ मटेरियल हम दो तरीके से मान सकते हैं
या तो उस तरीके का रॉ मटेरियल हम बोलेंगे जो कि नेचुरली ग्रोन होता है, जैसे हमें गोल्ड मिला, सिल्वर मिले, हमें मेटल्स मिले, तो दीज वर द नेचुरल मटेरियल, रॉ मटेरियल। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो फार्मर हर्डर्स बनाते हैं, जैसे कि कॉटन। कॉटन एक रॉ मटेरियल के फॉर्म में है और बाद में हमने जब उससे कपड़ा बनाया तो वो नेचुरली तो हमें नहीं मिला ना, हमने उसको ग्रो करना पड़ा पहले। नाउ दीज आर देन प्रोड्यूस्ड टू प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस्ड फिनिश्ड गुड्स। ये हमें पता ही है, रॉ मटेरियल का बेसिक मतलब यही होता है कि आप रॉ मटेरियल यूज़ करें, आप कॉटन को लेके आएँ और फिर उससे फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाए। सो दे वर डूइंग द सेम थिंग। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन produced by farmer is a raw material that may be processed to make cloth। मैंने आपको बताया ना, अगर कॉटन है तो उसको हमने पहले लेना है फार्मर से और फिर हमने उसको प्रोसेस्ड करना है ताकि हम उसके क्लॉथ बना सकें। While some of the raw materials that Harappans used were available locally, हालांकि कई ऐसे रॉ मटेरियल थे जो लोकली अवेलेबल तो थे, बट many items such as copper, tin, gold, silver, प्रेशियस स्टोन्स हैड टू बी ब्रॉट फ्रॉम द डिस्टेंस प्लेसेस। यानी कि कई चीज़ें तो अवेलेबल थी, लेकिन जैसे कि कॉपर हो गया, टिन, गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस स्टोन्स हो गए, ये सब दूर दूर जगहों से लेके आना पड़ता था। ये सब हरप्पन सिटी में नेचुरली अवेलेबल नहीं होता था। द हरप्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम द प्रेजेंट डे राजस्थान। ये हमने माना कि हो सकता है कॉपर आज के टाइम में सबसे ज़्यादा राजस्थान से आ रहा है, तो राजस्थान से ही उस समय में भी आता हो। एंड इवन फ्रॉम ओमन इन वेस्ट एशिया, हो सकता है ओमन से आता हो। टिन विच वॉज अ मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस द ब्रॉन्ज मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम द प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान। हो सकता है अफगानिस्तान और ईरान से वो उस समय में लेकर आते हो। गोल्ड जो था वो हो सकता है कर्नाटका से लेके आते हो, और स्टोन्स जो है वो गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से लाते हो। सो ये सब अंदाजे हम लगा रहे हैं आज के समय को देख के कि आज के समय में ये सब चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा वहीं पर ही मिलती हैं। ओके, विद द नेक्स्ट वीडियो हम लोग लास्ट पार्ट इस चैप्टर का देखेंगे जहाँ पे हम आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक का चैप्टर समझ में आया हो। प्लीज़ आप अपनी बुक को हमारे साथ सामने खोल के रखें जब आप ये वीडियो को देखें, और साथ साथ पढ़ते भी रहें। जहाँ जहाँ आपको जो जो चीज़ें मार्क करनी है मार्क करें, और तभी आपको लेटर समझ में आएगा, नहीं तो सिर्फ वीडियो सुनने से आपको हेल्प आउट नहीं हो पाएगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो तक हमारे चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू।